जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिवीजन क्लास 12th मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है बिल्कुल एकदम एग्जाम लेवल को देखेंगे। ठीक है, जो आपका 2023 में एग्जाम होने वाला है बस उस लेवल को ध्यान में रखते हुए जो है पूरी की पूरी तैयारी करने का प्रयास करेंगे। कोई भी फिजूल की चीज़ें बीच में नहीं लेकर आएंगे, हम सीधा सीधा आपको जो है एकदम एग्जाम लेवल की बात करेंगे आपके साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिएगा, इनवर्स आराम से समझने का प्रयास करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन देख सकते हैं आप। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑफ फंक्शन। देखिए, इसमें एक शब्द आपके सामने नया है, नहीं दो शब्द नया है, दो शब्द आपके सामने नया है, समझने का प्रयास करें। ट्रिग्नोमेट्री शब्द से आप पूरा का पूरा वाकिफ है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है इससे आप पूरा का पूरा वाकिफ है, इसको आप भली भांति जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये भली भांति जानते हैं। तो अब हाँ, ट्रिग्नोमेट्री यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें मतलब ये जो आपका 6 गो है इससे तो आपको पूरा का पूरा सामना हुआ होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, यदि आप त्रिकोणमिति क्लास 10 में पढ़े हैं या क्लास 11th में पढ़े हैं तो आपको जो है ये 6 जो यहाँ पर दिख रहा है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इससे आपको मुलाकात हुआ होगा। इसको क्लास 10 में आप पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको पढ़े हैं क्लास 10 में आप त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। गौर करेंगे, बात को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो आपका है यह है त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्लास 10 के लिए। ठीक है, अब इसका नाम त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कह रहे हैं लोग? बहुत सिंपल है, आप सब समझ रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो आपका साइन है किसी समकोण त्रिभुज के क्रमशः भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है। तो जब भुजाओं का अनुपात है तो अनुपात ही तो कहेंगे इसको ना। किसी समकोण त्रिभुज के जो 3 भुजा है और तीनों भुजा का यदि अनुपात निकाला जाए तो कुल मिला के 6 गो अनुपात बनेगा और उन 6 अनुपात का बारी बारी से नामाकरण किया गया है और वही नामाकरण आपका जो है ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक है। इसलिए जब ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है इसलिए इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी कह सकते हैं। इसका हो जाता है अनुपात, यदि देखेंगे साइन का तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टा में कर्ण। कॉस का अनुपात होता है आधार बट्टा में कर्ण। टैन का होता है लंब बटे आधार, और 3 को उल्टा होता है आधार बटे लंब। सेक का होता है कर्ण बटे आधार और कौशिक का होता है कर्ण बटे लंब, जो आप क्लास 10 में भी पढ़े हैं बड़ी आसानी से। नहीं तो ये जो 6 अनुपात है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये 6 अनुपात यहाँ क्लास 10 में त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहलाता है। अब इसके बारे में आप भली भांति जान चुके हैं। ठीक है,
थोड़ा सा हम और इस पर एक बार प्रकाश डालना चाहेंगे कि ये जो साइन है ये शॉर्ट नेम है, ठीक है, ये साइन ये शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम कुछ और होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालते हुए चलेंगे। ये इसका शॉर्ट नेम है, जो इसका फुल नेम होता है वो होता है SINE। ऐसे यदि पढ़ेंगे तो यह भी साइन ही लिखा हुआ है, SINE साइन, SINE साइन। लेकिन जब अब ये भी साइन है और ये भी साइन है, हाँ ये भी साइन है और ये भी साइन है, तो दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा कि कौन शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है और कौन इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, यानी कौन इसका पूरा नाम लिखा है और कौन इसका शॉर्ट नाम लिखा हुआ है। तो इसके लिए जो है हम अपने तरफ से थोड़ा सा जो है, अंग्रेजी में हम बहुत ज़्यादा पैदल हैं, तो उसी के हिसाब से जो है हम इसका नाम भी सेट कर दिए हैं। जैसे ये साइन है तो इसको भी तो कुछ अलग बोलेगा तब तो पता चलेगा कि हम इसका फुल बोल रहे हैं और इसका शॉर्ट बोल रहे हैं। तो इसके लिए जो है फुल नेम को हम थोड़ा सा ऐंठ के पढ़ देते हैं। ऐंठ के पढ़ने का मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़िया कर, हाँ। जैसे इसको पढ़ेंगे साइन, SINE साइन, सॉरी SIN साइन, और इसको पढ़ेंगे साइने, ई लगल है ना, ई लगल है ना, तो इसको तन टेढ़ होकर पढ़ दीजिएगा तो कहिएगा साइने, हाँ साइने। तो साइने माने पूरा नाम और साइन माने शॉर्ट नाम। अच्छा, ये जो कॉस है इसका होता है कोसाइन, कोसाइन, इसमें ऐंठ को पढ़ने की जरूरत ना है, जो है वो स्पष्ट लिखा हुआ है कोसाइन। इसके बाद टेन का होता है टेंजेंट, टेंजेंट। इसके बाद कॉट का होता है कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट। सेक का होता है सेकेंड, सेकेंड। और कॉसेक का होता है कॉसेकेंट। बड़ी इत्मीनान से पढ़ेंगे, कॉसेकेंट, ठीक है। कॉसेक का क्या होता है, कॉसेकेंट। तो आप इसका पूरा नाम भी जान चुके हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं, और आप क्लास 10 में भी इसको देखे होंगे, तो ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। साइन का होता है साइन का साइने, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कॉट का कॉटेंजेंट, सेक का सेकेंड और कॉसेक का कॉसेकेंट। अब हम थोड़ा सा यदि इस पर प्रकाश डालें, यदि त्रिकोणमिति की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा यदि प्रकाश डालें तो एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इसका हिंदी में भी कुछ अर्थ होता है, ठीक है। ये जो साइन लिखा हुआ है या कॉट लिखा हुआ है या कॉसेक लिखा हुआ है, सॉरी कॉसेकेंट लिखा हुआ है, इसका हिंदी में भी कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो साइन का हिंदी जो होता है वो होता है जया। साइन का हिंदी क्या होता है बाबू, जया। साइन को हिंदी में कहते हैं जया, और कभी कभी इसका प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। जब आप चलेंगे यहाँ पर, आप ही के क्लास 12th में है, क्या बोलते हैं उसको, 3 डायमेंशन, तो वहाँ पर आपको जया और कोज्या के बारे में पढ़ना है। कोटि स्पर्शया, सॉरी कोज्या और जया, ये सारी जानकारी वहाँ पर जो है यही हिंदी में लिखेगा। वहाँ साइन कॉस ना लिख के उसको हिंदी में लिख देगा, कोज्या निकालिए, जया निकालिए, ऐसा करके। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए जो है जानने की जरूरत है, अभी ही हम लोग जान लेते हैं ना। तो साइन को कहते हैं जया, कॉस का हो जाता है कोज्या, कोज्या, या फिर इसको कोटि जया भी कहते हैं, कोटि जया, ठीक है, कोटि जया। इसके बाद टैन है तो ये टैन को कहते हैं स्पर्शया, स्पर्शया, ठीक है। टैन को क्या कहते हैं, स्पर्शया, यानी टैन का जो हिंदी नाम होता है वो होता है स्पर्शया, ठीक है। इसके बाद कॉटेंजेंट का होता है को स्पर्शया, को स्पर्शया, को स्पर्शया, या फिर इसको कोटि स्पर्शया भी कह सकते हैं, इसको कोटि स्पर्शया भी कह सकते हैं। इसको एक और चीज कह सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो एक और चीज इसको कह सकते हैं। आप यदि गौर से देखेंगे तो टैन का है लंब बटे आधार, कॉट का है आधार बटे लंब, माने उल्टा है, नहीं है। टैन का अनुपात है लंब बटे आधार और कॉट का अनुपात है आधार बटे लंब, यानी टैन का उल्टा कौन है, कॉट। उल्टा, उल्टा माने व्युत्क्रम, तो टैन का व्युत्क्रम कौन है, कॉट। टैन का व्युत्क्रम कौन है, कॉट। अच्छा, और कॉट का व्युत्क्रम कौन है, टैन।
तो यहां देखिएगा कि यदि हम tan को स्पर्शया कहते हैं तो उसका व्युत्क्रम है cot, उसका व्युत्क्रम क्या है cot। तो cot को क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रमीय स्पर्शया, माने स्पर्शया का व्युत्क्रम को cot कहते हैं। तो स्पर्शया का व्युत्क्रम, स्पर्शया का व्युत्क्रम यानी व्युत्क्रमीय स्पर्शया, क्या हो जाएगा इसका। तो इसका दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं व्युत्क्रमीय स्पर्शया। खूब इत्मीनान से पढ़ेंगे, खूब इत्मीनान से। आपको लगेगा ही नहीं कि हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं, आपको लगेगा कि हम पूरा का पूरा मैथमेटिक्स बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, हाँ, पूरा का पूरा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग टाइप का है। हाँ, मैंने ऐसा नहीं आपको लगेगा कि आप गणित पढ़ रहे हैं, आप खुद से सवाल को बनाएंगे एकदम आसानी से। एक एक क्वेश्चन यदि आप खुद से सॉल्व ना करेंगे तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है। आपको यह बात जान लीजिएगा, हमारा यह मानना होता है कि हम उस लेवल पर आपको लेके चलेंगे जिस लेवल पर आपको यह पावर मिल जाएगा कि आप टोटल सवाल का सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं और आपको लगेगा भी नहीं कि हम गणित पढ़ रहे हैं। हाँ, यह भी बात का ध्यान। चलिए, सेक, सेक का होता है छेदक, छेदक। एक और हो सकता है सेक का, थोड़ा सा गौर करेंगे। यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो आप एक चीज देखेंगे कि सेक जो है, जो सेक है वो कॉस का उल्टा है। क्लियर है, देख लीजिए। देखिए, कॉस का है आधार बटे कर्ण, तो सेक का है कर्ण बटे आधार, यानी ये अनुपात और ये अनुपात दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार इसका है और इसका आधार बटे कर्ण है। तो सेक का होता है कोज्या और उसका उल्टा है, सॉरी, कॉस का होता है कोज्या या कोटिजया, उसका उल्टा क्या है, सेक है। उल्टा माने व्युत्क्रम। तो सेक को क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रमीय कोज्या, व्युत्क्रमीय कोज्या, व्युत्क्रमीय कोज्या या व्युत्क्रमीय कोटिजया भी कह सकते हैं। अच्छा, अब कौशिक किसका उल्टा है बाबू, तो साइन का। कौशिक किसका उल्टा है, साइन का, यानी जया का। तो जब कौशिक जया का व्युत्क्रम है, इसको भी तो कह सकते हैं व्युत्क्रमीय जया, व्युत्क्रमीय जया। तो ये हो जाएगा आपका व्युत्क्रमीय जया। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और कुछ इसमें आपको नया जरूर देखने को मिला होगा। यदि आपको कुछ नया देखने को मिला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ, कुछ नया मिला है देखने को। और यदि पूरी जानकारी आपको बेहतर लगा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अपने मन की बात जरूर लिखिए आप सभी लोग, ताकि हमें पता चले कि हम जो आपको दे रहे हैं वो आप तक 100% पहुंच रहा है। ठीक है, वो आप लोगों तक 100% पहुंच रहा है और आप लोग उसको भली भांति जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने अंदर, उसको डाल रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, इन चीजों को आपको पूरा ख्याल रखना है। चलिए, अब यदि आप इन चीजों को ठीक तरीके से समझ गए तो कुछ और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब तो ये था त्रिकोणमिति आपका। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 10 में यही है, त्रिकोणमिति, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। अब एक शब्द इसमें आपको और देखने को मिल रहा है, जो है यहां पर फंक्शन। हम इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे अभी। फंक्शन, ठीक है, त्रिकोणमिति तो समझ लीजिए कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक है, त्रिकोणमिति हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। लेकिन इसमें जो एक शब्द और आया है वो है आपका फंक्शन। तो आप सभी जानते हैं फंक्शन, फंक्शन तो कहते आते हैं। ठीक है, लेकिन फंक्शन है क्या? एक बार हम आपको 2 मिनट का समय लेंगे और फंक्शन पूरा समझा देंगे। आप इसके बाद फंक्शन के बारे में कोई प्रश्न ही ना पूछिएगा, या यदि कोई आपसे प्रश्न पूछ दे तो आप उसका जवाब आसानी से दे लीजिएगा। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, हम फंक्शन की बात कर ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि फंक्शन की बात करेगा, देखिएगा थोड़ा सा मिटा लेते हैं, धैर्य बनाइएगा। चलिए, फंक्शन,
बहुत आप सुने हैं फंक्शन, ऐसे एक चैप्टर ही पढ़ना है आपको फंक्शन, वहां पर और इसके डिटेल में जानकारी आपको देंगे, लेकिन जितना यहां दे देंगे वो एनफ है। हाँ, फंक्शन यानी कि फलन, एक शब्द इसमें और है ना यहाँ पर, फंक्शन यानी कि फलन। उसके बाद हम इनवर्स पर पहुंचते हैं, ठीक है, इनवर्स पर भी पहुंचते हैं, पहले समझिए ठीक से। फंक्शन यानी फलन। अच्छा बताइए फंक्शन क्या है? तो फंक्शन का मेन मतलब आपको हम समझाते हैं कि फंक्शन मतलब वन इनपुट वन आउटपुट, वन इनपुट वन आउटपुट, ये पहला टर्म है इसका, पहला टर्म इसका है फंक्शन होने के लिए, ये पहला टर्म है क्या? तो वन इनपुट वन आउटपुट, यानी यदि आप किसी, समझिएगा, यदि आप किसी फंक्शन में एगो मान रखते हैं तो उसका एगो मान निकल के आना चाहिए। बात को गौर से समझिएगा, फंक्शन है, एगो मान रखेंगे तो एक गो मान निकल के आना चाहिए, फंक्शन है। क्लियर हो रहा है? इसलिए यहां लिखे वन इनपुट वन आउटपुट के नियम को फॉलो करेगा फंक्शन कहलाएगा। यानी कोई भी, आप यहां पर त्रिकोणमिति की ही बात नहीं कर लेते हैं, किसी भी फंक्शन की बात हम कर लेते हैं कि कोई भी व्यंजक फंक्शन तभी कहलाएगा, तभी वह फलन कहलाएगा जब आप उसमें एक मान रखेंगे और एक मान निकल के आएगा, ठीक है, फंक्शन कहलाएगा। जैसे अब थोड़ा सा चेक कर लीजिए, यहां पर मान लीजिए कि यहां पर है साइन थीटा, ठीक है, अब हम थीटा के जगह पर 0 डिग्री रख रहे हैं, तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 0, माने एगो मान रखे तो एगो मान निकल के आया। 0 डिग्री का मान 0 के बराबर है, गौर से समझिएगा, 0 डिग्री का मान कितना के बराबर है? 0 के बराबर है ना। तो 1 इनपुट किए 1 आउटपुट आया। अब क्या 0 डिग्री का मान 1 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 0 डिग्री का मान 2 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 0 डिग्री का मान -1 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो यहां पर एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि हमने एक मान यहां पर इनपुट किया, तो जब एक इनपुट किए तो उससे एक आउटपुट आया है, ठीक है, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आया है। यदि आप एक इनपुट करेंगे और एक आउटपुट आएगा तो समझ लीजिए कि वो फंक्शन है, ठीक है, समझ लीजिए कि वो फंक्शन है। और भी कोई चीज, जितने भी व्यंजक की बात कर लेते हैं सब में यही रूल लागू होगा। यदि किसी व्यंजक में आप एगो मान रखते हैं और एगो निकलता है, एगो मान रखते हैं तो एक गो मान निकलता है, तो वह आपका फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए ना, मान लीजिए यहां लिखे tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान कितना के बराबर है? 1 के बराबर है। tan 45 का मान 1 के बराबर है। तो आप हमें बात बताइए ना कि tan 45 का मान यदि 1 के बराबर है तो क्या tan 45 का मान और कोई दूसरा हो सकता है क्या? एक को छोड़कर, कि जब एक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है, तो आप समझिए ना ठीक से कि हमने यहां पर एक मान इनपुट किया तो एक आउटपुट आया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि आप यदि 1 इनपुट करते हैं और 1 आउटपुट आता है, माने एक मान रखते हैं और उसका एगो मान निकल के आता है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है? फंक्शन है। समझ लीजिए कि वो क्या है? फंक्शन है। तो 1 इनपुट 1 आउटपुट। इसके बाद इसी का दूसरा टर्म है फंक्शन का ही दूसरा टर्म है क्या? कि एक से अधिक मान रखेंगे ना और एक ही मान निकल के आएगा, यानी 1 आउटपुट होगा। एक से अधिक मान यदि आप रखेंगे लेकिन मान एक को निकल के आएगा तो भी वो आपका फंक्शन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लिखे हैं x², कितना लिखा बाबू? x², ठीक है। अब x² हम लिखे हैं यहां पर, x के जगह पर अभी हम रखते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 के बराबर। अच्छा,
फिर x के जगह पर हम -1 रख लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 के बराबर। अब आप देख सकते हैं कि 1 से अधिक मान रखे हैं, 1 से अधिक मान रखे हैं, लेकिन दोनों का एक को मान निकल के आया है, वो कितना के बराबर आया है, 1 के बराबर। कितना के बराबर आया, 1 के बराबर। तो ये दो कंडीशन है फंक्शन होने का। कौन कौन सा कंडीशन, यही दो कंडीशन आपको पूरा का पूरा फंक्शन क्लियर करा देगा। ये दो कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 की 1 इनपुट 1 आउटपुट दैट इज कॉल्ड फंक्शन, या फिर 1 से अधिक मान रखेंगे, यदि किसी फंक्शन में 1 से अधिक मान रखेंगे और उसका एक को मान निकल के आएगा, ठीक ना, वो भी आपका फंक्शन कहलाएगा। तो फंक्शन होगा कौन नहीं, होगा कौन नहीं, तो वही जैसे मान लीजिए कि आपने एगो मान रखा और कहीं इसका 2 गो मान निकल गया, जैसे tan 45 डिग्री का मान 1 के बराबर हो जाए और tan 45 डिग्री का मान फिर 2 के बराबर हो जाए ना, तो एक इनपुट करेंगे 2 गो आउटपुट कहीं हो गया, ठीक ना, तो समझ लीजिए कि वो फंक्शन नहीं है। आप देख लीजिए कि प्रत्येक कंडीशन में आउटपुट 1 ही है, ठीक है, 1 आउटपुट ही होना चाहिए। यदि आउटपुट 1 से ज्यादा हो रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपका फंक्शन नहीं है। आप इनपुट कैगो कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आउटपुट हमेशा कितना होना चाहिए, एक ही आउटपुट होना चाहिए। यदि एक आउटपुट है तो फंक्शन है, और यदि 1 से ज्यादा आउटपुट हो गया तो समझ लीजिए कि फंक्शन नहीं है। आशा करते हैं कि आपको फंक्शन भी एक लाइन में आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, फंक्शन के लिए एक बार और ठीक से देख लीजिए कि 1 इनपुट 1 आउटपुट, या फिर 1 से अधिक मान रखेंगे तो एक ही मान निकल के आएगा। अब दोनों में हिंदी और इंग्लिश लिखने के पीछे भी रीजन है। हाँ, आप ये नहीं समझिए कि इसका इंग्लिश ना आता है लिखने, नहीं आता है तो आप क्या कर लीजिएगा, हमको नहीं आता है तो क्या कर लीजिएगा के, इसलिए ये दोनों लिखने के पीछे अलग अलग रीजन है कि 1 इनपुट 1 आउटपुट, तो एक इंग्लिश तो आपको खूब बुझा रहा है। अब दूसरा को अलग कैसे दिखाए हैं, ठीक है, दूसरा को अलग कैसे दिखाए, तो मेरे पास उपाय है, हम उसको हिंदी में लिख देंगे। हाँ, क्या लिखेंगे कि 1 से अधिक मान रखने पर भी कैगो मान निकलना चाहिए, एक ही मान निकलना चाहिए, तब आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो आपका दो चीज यहां से क्लियर हो गया है। कौन कौन चीज क्लियर हो गया बाबू, तो क्लियर हो गया आपका पहले ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक, ठीक है। दूसरा क्लियर हो गया आपका फंक्शन, दूसरा क्लियर क्या हो गया, फंक्शन। फंक्शन में एक चीज और हम आपको जो है थोड़ा सा इसमें क्लियर करना चाहेंगे, प्रांत और परिसर, यह बहुत जरूरी है। प्रांत रेंज, प्रांत डोमेन, डोमेन डोमेन, अब परिसर, परिसर यानी होता है रेंज। देख लीजिए दोनों क्या है, प्रांत और परिसर क्या है, पहले समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। फंक्शन यदि पढ़ लिए हैं, फंक्शन को समझ लिए हैं, तो प्रांत और परिसर भी बहुत आसानी से समझ लीजिएगा। कैसे समझ लीजिएगा, देखिए ना, ऐसे तुरंत समझ में आ जाएगा। जहां से लेकर जहां तक मान रखेंगे किसी भी फंक्शन में, मोट बात समझिए ना, नंबर वाला मोट बात, जहां से लेकर जहां तक मान रखेंगे और जहां से लेकर जहां तक मान निकल के आएगा, दो बातें। यदि आप मान रखेंगे तो मान निकल के भी तो आएगा। हाँ, तो जहां से लेकर जहां तक मान रखेंगे और जहां से लेकर जहां तक मान निकल के आएगा, ठीक है, जहां से लेकर जहां तक मान रखेंगे प्रांत कहलाएगा। किसी भी फंक्शन में आप जहां से लेकर जहां तक मान रखिएगा, ठीक ना, तो वो उसका प्रांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रांत। और यदि उस मान को रखने पर वो डिफाइंड वैल्यू दे, यानी उसका कुछ मान निकल कर आए, ठीक है, तो जहां से लेकर जहां तक मान निकल के आएगा वह उसका परिसर कहलाएगा। अब बताइए, क्लियर हो गया, ये मोट बात है, मोटा शब्द हम आपको समझा दिए, ठीक है। शायद आपके दिमाग में अटक गया होगा ये बात, ठीक है, कि जहां से लेकर जहां तक मान रखेंगे वो कहलाएगा उसका क्या, प्रांत। और फिर जहां से लेकर जहां तक मान निकल के आएगा वो कहलाएगा उसका परिसर, यानी कि रेंज, ठीक है।
तो आशा करते हैं कि इस तरीके से आपको प्रांत और परिसर समझ में आ गया होगा। जैसे यहां पर एक एग्जांपल ही हम ले लेते हैं। मान लीजिए ना कि यहां पर y बराबर fx है, यहां पर या fx बराबर x स्क्वायर है। ले fx बराबर क्या है? x स्क्वायर। अब आपसे यदि पूछा जाए कि इसका प्रांत क्या है और परिसर क्या है, खूब ध्यान से समझिए, इसका प्रांत क्या है और परिसर क्या है। तो प्रांत यानी x के जगह पर आप जो चाहे वो संख्या रख सकते हैं, प्लस वाला, माइनस वाला, बटा वाला, जो चाहे वो संख्या आप रख सकते हैं। तो इसका जो प्रांत होगा क्या होगा? ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसका प्रांत ऑल रियल नंबर, यानी कोई भी वास्तविक संख्या आप x के जगह पर रख सकते हैं। ऑल रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या आप इसके जगह पर रख सकते हैं। तो इसका जो प्रांत होगा, इसका प्रांत होगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब इसका परिसर क्या होगा समझिए। इसका परिसर क्या होगा समझिए थोड़ा सा। इसका परिसर क्या होगा? तो जब आप कोई भी वास्तविक संख्या इसमें रखेंगे तो आप ध्यान में रखिए कि हमेशा प्लस वाली संख्या ही बाहर निकल के आएगा। सोच के देखिए ना, यदि आप -1 रखेंगे तो यो 1, +1 रखेंगे तो यो 1, -2 रखेंगे तो 4, +2 रखेंगे तो 4। इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। आप मान कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई भी मान रखेंगे तो इसमें कभी ऋणात्मक मान निकल के नहीं आएगा। तो निकल के क्या आएगा? हमेशा धनात्मक पूर्णांक निकल के आएगा। ठीक है, हमेशा धनात्मक पूर्णांक निकल के आएगा इसमें। तो इसका जो परिसर होगा ऑल सभी धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक ना, इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा? सभी धनात्मक पूर्णांक होगा। आप कोई भी वास्तविक संख्या इसमें रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मान हमेशा क्या निकल के आएगा? प्लस। तो क्या बोले हैं कि जहां से लेकर जहां तक मान रखेंगे वो कहलाएगा उसका प्रांत यानी डोमेन। हाँ, प्रांत यानी डोमेन। और जहां से लेकर जहां तक मान निकल के आएगा वो कहलाएगा इसका परिसर यानी कि रेंज। यदि आप चाहे तो इसमें -∞ से +∞ तक कोई भी संख्या आप रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो परिसर होगा वो मान क्या निकल के आएगा? ध्यान से देखिएगा, तो 0 से +∞, माइनस वाली संख्या नहीं आएगा। ले समझ में आया? तो देखिए -∞ से +∞ तक आप कोई भी मान रख सकते हैं, तो ये कहलाएगा उसका रेंज, प्रांत। जहां से लेकर जहां तक मान रखेंगे प्रांत, और जहां से लेकर जहां तक मान निकल के आएगा वो कहलाएगा उसका परिसर। आशा करते हैं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम जो चीज समझे हैं ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आप ध्यान में रखें कि कल का जो हमारा क्लास होने वाला है वो मूल रूप से सिर्फ और सिर्फ इस पर होने वाला है। और यदि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे तो एक चीज और आपको कर लेना है मेरे बाबू, यहां पर आपको मान सारणी दिख रहा होगा, देख लीजिए यहां पर मान सारणी आपको दिखाया जा रहा है। तो इस मान सारणी को आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, एकदम आपके जुबान पर यह मान सारणी बैठ जानी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, और ज्यादा नहीं कह रहे हैं, 0 से 90 डिग्री तक ही तो कह रहे हैं, उससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। क्लास 10 में तो आप उसको पढ़े ही आराम से। ठीक है, बस उसको केवल अच्छा से रिकैप कर लेना है, उससे ज्यादा हम आपको याद करने के लिए भी ना कहेंगे, जान लीजिए। ठीक है, 0 से 90 तक आप याद कर लीजिए, बस बात खत्म है। फिर कल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल देख लिए थे, फंक्शन देख लिए थे, तो यहां पर लिख ही देते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसमें दो चीज के बारे में कल हम देख लिए थे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देख लिए थे। ठीक है, और इसके बाद फंक्शन के बारे में हम कल देख लिए थे। आज देखने वाले हैं इनवर्स के बारे में। ठीक है, आज हम देखेंगे इनवर्स के बारे में। इनवर्स का मतलब होता है हिंदी में प्रतिलोम, या फिर व्युत्क्रम। ठीक है, प्रतिलोम कह सकते हैं, प्रतिलोम, या उल्टा कह लीजिए, नहीं इसको उल्टा कह लीजिए ज्यादा ठीक रहेगा। प्रतिलोम कह लीजिए या फिर इसको उल्टा कह लीजिए आप, उल्टा। हाँ,
प्रतिलोम कह लीजिए या फिर उल्टा कह लीजिए आप, ठीक है। तो इन्वर्स का मतलब होता है प्रतिलोम अर्थात उल्टा। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि सीधा क्या है और उल्टा क्या है। तो आप क्लास 10 में ये पढ़े हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 के बराबर। फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 के बराबर। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 के बराबर। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 के बराबर। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 के बराबर, ठीक है। तो यह है आपका सीधा ना, साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 के बराबर, साइन 45 का मान 1/√2 के बराबर, साइन 60 का मान √3/2 के बराबर, साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर। तो यह है आपका सीधा, ये क्या है, सीधा। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है उल्टा। हमको क्या पढ़ना है, उल्टा। इसको कैसे पढ़ते हैं बउआ, कि साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 के बराबर, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 के बराबर, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 के बराबर, साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर। तो सीधा पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ेंगे। अच्छा, यदि इसी को उल्टा पढ़ दे तो कैसे पढ़ेंगे, यदि इसी को उल्टा पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर, तो उल्टा कैसे पढ़ेंगे कि साइन में 0 कितना का मान, साइन में 1/2 कै डिग्री के मान, साइन में 1/√2 कितना डिग्री का मान, साइन में √3/2 कितना डिग्री का मान, साइन में 1 कितना डिग्री का मान। उल्टा पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे ना। चलिए, तो उल्टा का मतलब होता है इन्वर्स। उल्टा का मतलब क्या होता है, इन्वर्स। तो जब पढ़ेंगे उल्टा तो लिखेंगे भी उल्टा। कैसे उल्टा लिखेंगे, तो इन्वर्स यानी साइन इन्वर्स 0 बराबर 0 डिग्री। इसका मतलब हो गया, देखिए उल्टा लिखे ना, इन्वर्स मतलब उल्टा। तो उल्टा कैसे लिखे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर। तो उल्टा कैसे पढ़ेंगे कि साइन में 0 कितना डिग्री का मान, तो यहां लिखल है साइन में 0 कितना डिग्री का मान, तो 0 डिग्री का मान ना। साइन में 0 कितना डिग्री का मान, तो 0 डिग्री का मान। अच्छा, इसको उल्टा पढ़िए तो कैसे पढ़ेंगे, साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान, तो हो जाएगा साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान। उल्टा पढ़ रहे हैं इसलिए उल्टा लिख रहे हैं, और उल्टा का मतलब होता है इन्वर्स। उल्टा का मतलब क्या होता है, इन्वर्स। इसलिए इसको लिखेंगे साइन इन्वर्स 1/2। तो जब लिखल है साइन इन्वर्स 1/2 तो उसको पढ़ेंगे कैसे कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान ना, साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान। आंसर देखिए, तो साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान। साइन में 1/2 30 डिग्री का मान। अच्छा देखिए, जब इसको उल्टा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, साइन में 1/√2 कितना का मान, तो इसके लिए हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 यानी साइन में 1/√2 कितना डिग्री का मान, तो 45 डिग्री का मान। देख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इन्वर्स माने उल्टा, लिखेंगे उल्टा तो पढ़ेंगे उल्टा ना, और उल्टा लिखेंगे तो इन्वर्स। क्या कि इन्वर्स का मतलब ही होता है उल्टा नहीं। चलिए देखिए, इसके बाद अगला, जैसे साइन इन्वर्स √3/2, साइन इन्वर्स √3/2, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो साइन में √3/2 कितना का मान, साइन में √3/2 कितना का मान, तो 60 डिग्री का मान। फिर पढ़ेंगे साइन इनवर्स 1 यानी इसको पढ़ेंगे साइन में
एक कितना का मान, तो साइन में एक जो होगा 90 डिग्री का मान। आशा करते हैं कि आपको इनवर्स आसानी से समझ में आ गया होगा। इनवर्स का मेन मतलब होता है उल्टा, उल्टा यानी प्रतिलोम। इनवर्स का मेन मतलब होता है उल्टा यानी प्रतिलोम। तो प्रतिलोम लिखने का मतलब है कि जब हम उसको उल्टा लिख रहे हैं तो उल्टा पढ़ेंगे भी ना। यह है सीधा, यह है आपका सीधा, यह है सीधा जो आप क्लास 10 में पढ़े हैं, और यह है प्रतिलोम यानी उल्टा ना, जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है। आपको समझ में आ गया? जिनको भी ये चीजें समझ में आ रहा हो ठीक तरीके से, एकदम आसान है इसको समझना। बस ठामे उसका क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। ठामे उसका क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और जैसे हम पढ़े हैं वैसे ही आपको पढ़ना है, ठीक ना। इनवर्स लगल रहेगा तो उल्टा पढ़ना है। कैसे? साइन में 1/2 कितना का मान, साइन में 1/√2 कितना का मान। और जैसे ही आप अपने से प्रश्न पूछेंगे कि साइन में 1/√2 कितना का मान, तो आपका जवाब होगा कि 45 डिग्री का मान। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको हम जो कह रहे हैं और हमारा जो मानना है कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान सारणी आपके जुबान पर हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का जो मान सारणी होता है वो आपके जुबान पर हमेशा आपको याद होना चाहिए। और ये तो क्लास 10 में ही आप लोगों को पढ़ना है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान। तो यदि आप नहीं पढ़े होंगे क्लास 10 में तो हो सकता है कि आपको याद भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं ना कि एक बार 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान सारणी अभी हम आपको लिखा देते हैं, ठीक है। और जैसे ही मान सारणी लिख लेंगे तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन, एक पार्ट आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर भर कर पूछा जाता है। हाँ, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर भर कर यहां से आपसे पूछा जाता है। तो एक पार्ट आपका यहां से अभी कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे। जिन्हें मान सारणी याद है उन्हें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्हें मान सारणी याद नहीं है या बनाने नहीं आता है वो इस पार्ट को देखेंगे और इसके बाद जो है जो क्वेश्चन आपको कराएंगे उस क्वेश्चन को आप कीजिएगा हमारे साथ, ठीक है। तो एक बार हम आपको मान सारणी बनाने का तरीका सिखाते हैं कि मान सारणी आखिर बनाना कैसे है। जिनको मान सारणी बनाने आता है या जिनको याद है वो इस पार्ट को स्किप भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं एक बार, शायद प्रतिलोम का मतलब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए एक बार हम मान सारणी पर ध्यान देते हैं। और बहुत बड़ा मान सारणी आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का मान सारणी सिर्फ आपको याद रखना है, उससे आगे आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, मान सारणी आराम से समझने का प्रयास करेंगे। मान सारणी, यहां देखिएगा, मान सारणी क्या करना है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। देख लीजिएगा, साइन का हो गया, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, और कॉसेक का तो नीचे लिख देंगे हम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। हो गया? नहीं, देख लीजिए यहाँ पर, ये थीटा हो जाएगा आपका। थीटा यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप π/6 भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिग्री और इसको π/4 भी आप लिख सकते हैं। 60 डिग्री, इसको π/3 भी आप लिख सकते हैं। 90 डिग्री और इसको आप π/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
देख लीजिए कितना आसानी से बन जाएगा मान सारणी, अभी बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। आपको क्या करना है देखिएगा कि साइन वाला में जो है यहां आपको रूट लगा देना है, ठीक है, सब में रूट लगा लेना है, रूट सब में रूट लगा देना है, एकदम ध्यान से देखिएगा, सब में रूट लगा देना है और सबके बटा में 4 लिख लेना है। सबके बटा में कितना लिख लेना है? 4। सबके बटा में 4 लिख लेना है, लिख लिए? हाँ, चलिए अब क्या करना है, तो 0 से शुरू करना है ऊपर में, नीचे वाला सबके बटा में 4 और ऊपर में 0 1 2 3 4 हो गया। देखिए 0 में 4 से भाग देंगे, भागफल होगा 0, इसका हो जाएगा 0 के बराबर। 1 में 4 से भाग देंगे तो 1 का वर्गमूल हो जाता है 1, 4 का वर्गमूल कितना? 2, यानी हो जाएगा 1/2। अब देखिए इससे ही कट गया 2 बार में, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया 2, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल नहीं ना होगा, रूटे में रहने दीजिए। यहाँ देखिए 3 का वर्गमूल नहीं है तो √3 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, 4 से 4 कट गया 1 बार और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका साइन वाला मान आसानी से निकल गया और आपको अब किसी का मान निकालने की जरूरत नहीं है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी के अनुसार इसके बाद वाले सभी का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ चलिए देखिएगा, अब साइन का हो गया, अब कॉस का आपको चाहिए, तो क्या करना है कि कॉस के लिए ध्यान से देखिए, यहां से इसको उल्टा कर लेना है ना, यहां से उल्टा करते हुए आना है। 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा √3/2, इसका हो जाएगा 1/√2, इसके बाद 1/2 और इसके बाद कितना? 0। ये हो गया कॉस का। अब आपको tan का चाहिए, तो tan बराबर होता है साइन बटा में कॉस। tan बराबर क्या होता है? साइन बटे में कॉस, यानी यदि साइन और कॉस को भाग करके लिखेंगे तो tan हो जाएगा। देखिए 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 में 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 0। 1/2 और √3/2 को भाग करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/√3। 1/√2 1/√2 को भाग देंगे तो कट जाएगा 1 बार में। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 का कोई वैल्यू नहीं है। 1/0 यानी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। तो tan का हो गया। अब कॉट का निकालना है तो इसको पकड़ के यहाँ से घुमा लीजिए, इन्फिनिटिव √3 1/√3 और यहाँ क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद देखिएगा सेक का निकालना है ना, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, माने कॉस को ठामे उलट दीजिएगा, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, कॉस में नीचे वाला को ऊपर कर दीजिएगा तो सब सेक बन जाएगा, ठीक है। यदि कॉस को ठीक उलट दीजिएगा तो वो सेक बन जाएगा। चलो देखो यहाँ पर कॉस को उलटना है तो 1/1 माने कितना होगा? 1। इसको उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2/√3। इसको उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा? √2/1 का कोई वैल्यू नहीं है, ये हो जाएगा 2/1 और यहाँ हो जाएगा 1/0 माने इन्फिनिटिव। अब देखिएगा आपको कॉसेक का निकालना है ना, तो कॉसेक के लिए क्या करना है? सेक को पकड़ के उल्टा कर ले रहा है, इन्फिनिटिव 2√2 और इसके बाद हो जाएगा 2√3 और इसके बाद हो जाएगा आपका कितना? 1। तो इस तरीके से जो है आपका मान सारणी बनकर तैयार हो चुका है, आप आसानी से देख सकते हैं। यह 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान सारणी आपके सामने बना हुआ है और जिनको भी मान सारणी में कोई परेशानी है आप इन चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और जिन्हें मान सारणी याद है उन्हें जो है आपको केवल और केवल अब सवाल बनाने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको याद है। ये उन्हीं को देखना है जिन्हें मान सारणी याद नहीं है या जिन्हें मान सारणी बनाने नहीं आता है। अब आइए हम सीधे सवाल की तरफ भागेंगे यहाँ से, ठीक ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए समझिए यहाँ पर, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि आपको मान सारणी याद होना चाहिए। हम सवाल एक लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि cos इनवर्स √3/2। इसको कैसे पढ़ेंगे बउआ? अभी आपको पढ़ना सिखाए हैं। पढ़ेंगे कि cos में √3/2 कितना के मान होई छे? cos में √3/2 कितना के मान होई छे? तो यहाँ देखिए ना कि cos में √3/2 कितना के मान होई छे? 30 डिग्री के ना। cos में √3/2 कितना के मान होई छे? 30 डिग्री के। तो यहाँ पर यही सवाल आपसे पूछ रहा था कि cos में √3/2 कितना के मान?
तो 30 डिग्री के 30 डिग्री बोले तो π/6 का मान आंसर है। देखते चलिएगा। मान लीजिए कि सवाल ऐसा है tan इनवर्स 1, ये क्या पूछ रहा है आपसे बाबू? सवाल आपसे पूछ रहा है कि tan में एक कितना का मान, ना पूछ रहा है कि tan में एक कितना का मान, बता दीजिए। tan में एक जो है वो कितना का मान है? तो tan में एक होता है π/4 का मान, यानी 45 डिग्री का मान। देख लीजिए आंसर बन गया है। tan में एक होता है π/4 का मान। और भी सवाल मान लीजिए, सवाल कह रहा है कि सेक इनवर्स 2 यानी सेक में 2 कितना के मान। हाँ, यदि आपको डायरेक्ट याद है तो सीधे लिख दीजिए, याद नहीं है तो मान सारणी आपके पास है, आप मान सारणी को 2-3 बार बना लीजिए, 1-2 बार अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, हो गया। मान सारणी रटने की जरूरत भी नहीं, आप आसानी से बना लीजिएगा। देखिए, तो सेक में 2 कितना का मान, सेक में 2 कितना का मान, 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री बोले तो π/3 का मान। लीजिए आंसर बन गया। अगला सवाल आपका होगा, मान लीजिए सवाल कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स 2/√3, कहने का मतलब हुआ कि कॉसेक में 2/√3 कितना का मान, कॉसेक में 2/√3 कितना का मान। तो चेक कर लीजिए, कॉसेक में 2/√3 कितना का मान, यहाँ कॉसेक है और यहाँ 2/√3 है, कितना का मान है? 60 डिग्री का मान, यानी कि π/3 का मान। कितना का मान हो जाएगा? π/3 का मान। सवाल आपका है, देखिएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स 1/√2, सवाल पूछा है कि साइन में 1/√2 कितना का मान, साइन में 1/√2 कितना का मान। तो साइन में 1/√2 जो होगा, आप देख सकते हैं यहां से कि साइन में 1/√2 कितना का मान है? π/4 का मान, या 45 डिग्री का मान कह सकते हैं उसको। अगला सवाल, कॉट इनवर्स √3, ठीक है, कॉट इनवर्स √3। सवाल आपसे पूछ रहा है कि कॉट में √3 कितना का मान, यही पूछ रहा है ना कि कॉट में √3 कितना का मान। तो आप जवाब दीजिए हमें कि कॉट में √3 कितना का मान होगा ना। कॉट में √3 कितना का मान, कॉट में √3 कितना का मान, 30 डिग्री का मान ना, यानी कि π/6 का मान। कितना का मान हो जाएगा? π/6 का मान। तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जब भी आपसे कोई भी इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, कभी भी आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाए, तो आप इन सवालों का बिल्कुल सार्थक जवाब दे पाएंगे। बस आपको जो है, जैसे हम बताए हैं कि कैसे पढ़ना है, मेन है इसका पढ़ना। आप इनवर्स वगैरह पढ़िएगा ना, तो हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे कहेगा साइन इनवर्स 1/2, हाँ, तो आप इनवर्स पढ़ के कंफ्यूज हो जाइएगा। लेकिन जो तरीका हम बताए हैं पढ़ने का, ऐसे पढ़ के आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे साइन इनवर्स 1/2 कह रहा है, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे कि साइन में 1/2 कितना के मान, साइन में 1/2 कितना के मान। तो आपको अब याद होगा कि साइन में 1/2 कितना का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान लिख लेंगे फटाफट। समझ में आ रहा है बात? तो जो तरीका आपको हम बताए हैं पढ़ने का, इनवर्स वाले चैप्टर में जब भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें, तो जो तरीका हम आपको बताए हैं पढ़ने का, आप ऐसे ही हमेशा पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित आप क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी पलसे वाला खाली बताए, कहीं मान लीजिए कि माइनस लगल होगा तब क्या होगा। ऐसा सवाल आपके मन में आएगा, हाँ, और जायज है ऐसा सवाल होना आपके मन में। तो यदि आपके मन में ऐसा सवाल हो और गुरुजी आपके सवालों का जवाब ना दे, तो फिर गलत बात होगा ना, कि आपके मन के
बातों को समझकर और जवाब दे देंगे अभी कि यदि माइनस लग जाएगा तो क्या करेंगे। आ जाओ, प्लस लग जाएगा तो आसानी से बना दीजिएगा, अब कोई परेशानी आपको नहीं होगा, एकदम सिंपल है, अब टोटल क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप मान लीजिए कि इसमें माइनस लग जाए अंदर में, तब क्या करेंगे, सुनिएगा, सुनिएगा आराम से, एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे जो डाटा यहां लिख रहे हैं उसको समझिएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स, ओहो, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, 3 को यहां लिखा हुआ है। यदि साइन इनवर्स के रूप में हो, आराम से सुनिए पहले, यदि साइन इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर में माइनस लगल रहे, या टेन इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर माइनस लगल रहे, या कॉसेक इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर माइनस लगल रहे, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, साइन इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर माइनस लगल रहे, टेन इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर माइनस लगल रहे, कॉसेक इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर माइनस लगल रहे, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि जब साइन इनवर्स के रूप में होगा, टेन इनवर्स के रूप में होगा और कॉसेक इनवर्स के रूप में होगा, उसके अंदर में माइनस लगल रहेगा, हाँ, उसके अंदर में माइनस लगल रहेगा, तब माइनस को बाहर खींच लेंगे, आज ज्यों का त्यों लिख देंगे, माइनस को बाहर खींच लेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, माइनस को बाहर खींच लेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, माइनस को बाहर खींच लेंगे और ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। हाँ, ऐसा कब करना है बाबू, तो जब साइन इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगल रहे, टेन इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगल रहे, कॉसेक इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगल रहे, तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, माइनस को क्या करेंगे, बाहर खींच लेंगे और ज्यों का त्यों लिख देंगे, माइनस को बाहर खींच लेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब आइए इस पर आधारित सवाल देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि कह दे कि साइन इनवर्स -1/2, सुनो, कह दे आपसे कि साइन इनवर्स -1/2, यानी साइन में -1/2 कितना का मान, साइन में -1/2 कितना का मान, तो आपको क्या बोले हैं कि यदि साइन इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगल रहे, तब माइनस को बाहर खींच लेंगे, माइनस को क्या करेंगे, बाहर खींच लेंगे, और जब माइनस बाहर खींचा गया तो अंदर में खाली 1/2 ना बच गया, नहीं, जब माइनस को बाहर खींच लिए तो अंदर में बच गया साइन इनवर्स 1/2, माने साइन में 1/2 कितना का मान, सुना ना ठीक से, ये माइनस के बाहर खींच लिए मान लीजिए, तो कथी बच गया, साइन में 1/2 कितना का मान, पहले जैसन साइन में 1/2 30 डिग्री का मान, यानी कि π/6 का मान, लीजिए आंसर बन गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि tan इनवर्स -1/√3, सवाल कुछ ऐसा हो, tan इनवर्स -1/√3, यानी tan इनवर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगल रहे, तो जब tan इनवर्स के रूप में होगा और अंदर में माइनस लगल रहेगा, तो आपको क्या करना है, अभी आपको बताए हैं कि tan इनवर्स के रूप में हो, अंदर में माइनस लगल हो, तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, जब माइनस को बाहर खींच लेंगे तो कथी बचेगा, tan में 1/√3 कितना का मान, tan में 1/√3 कितना का मान, 30 डिग्री का मान, यानी कि π/6 का मान, इसका आंसर हो जाएगा -π/6 के बराबर, -π/6 के बराबर। सवाल आपका होगा जैसे कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2, इसका क्या मतलब है कि कॉसेक में -√2 कितना का मान,
कौशिक में -√2 कितना का मान, तो आपको बताए हैं कि यदि कौशिक इन्वर्स के रूप में हो और अंदर में माइनस लगल रहे तब माइनस को बाहर खींच लेना है, माइनस को बाहर खींच लेना है। तो जैसे ही माइनस को बाहर खींच लेंगे तो बचेगा कथी, सीधे कौशिक इन्वर्स 2 √2। अब कौशिक में √2 कितना का मान, 45 का मान, यानी π/4 का मान। माइनस लगल था तो लगा देंगे, देख लीजिए आपका आंसर बन गया है। तो इस तरीके से अब यदि माइनस वाला आएगा तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। समझ में आ रहा है? यदि अब माइनस भी अंदर में लग के आ जाए तो भी आप उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन एक और सवाल आपके मन में चल रहा होगा कि गुरुजी 3 गो माइनस वाला बताए आ 3 गो औरों बच गया। नहीं, साइन का बता दिए, tan का बता दिया, कौशिक का बता दिए, तो 3 गो तो औरों ना बच गया। आइए ना उसको भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? चलिए उसको भी देख लेते हैं, मिटाते हैं इसको। देखिएगा, मान लीजिए कि अब जो 3 गो बच गया उसमें कौन कौन बच गया, cos इनवर्स -x, इसके बाद cot इनवर्स -x, इसके बाद sec इनवर्स -x। यानी यदि cos के अंदर में माइनस हो, सॉरी, यदि cos इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर में माइनस हो, cot इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर में माइनस हो, sec इनवर्स के रूप में हो और उसके अंदर में माइनस हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? देखिए, ऐसे कंडीशन में करना है क्या, माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है। क्या करना है कि यदि cos के अंदर, cot के अंदर और sec के अंदर में माइनस लग जाए तो छोटा सा गाना गुनगुनाना है। क्या, माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है, माइनस हट गया पाई में से घट गया, माइनस हट गया पाई में से घट गया, माइनस हट गया पाई में से घट गया। समझ में आ रहा है? तो माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है। हाँ, तो ये माइनस को जब हटाना है तब पाई में से घटाना है। किसको? इसी को। हाँ, इसी को घटाना है पाई में से। देखिए, पाई में से घटाना है तो जैसे ही पाई में से घटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, तो cos इनवर्स x। फिर यहाँ भी माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है। हाँ, देखिए, माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है। हो गया? देख लीजिए, तो यदि cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स के अंदर में माइनस आ जाए तो माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है। सवाल कैसे बनेगा? देख लीजिए, cos इनवर्स -1/2। अब देखिए, cos के अंदर में माइनस आ गया तो ये माइनस को हटाना है, एक मतलब पाई में से घटाना है। माइनस को हटाना है माने पाई में से घटाना है, तब पाई में से घट गया माने माइनस हट गया, पाई में से घट गया माइनस हट गया, माइनस हट गया पाई में से घट गया। हाँ, तब पाई में से घट गया माने माइनस हट गया। अब तो पहले वाला हो गया कि cos में 1/2 कितना का मान, तो cos में 1/2 होता है 60 डिग्री का मान। देख लीजिए, π/3 का मान। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई में से पाई घट गया, 3 पाई में से पाई घट गया तो कितना हो जाएगा, 2π/3। नहीं, देख लीजिए, यानी cos इनवर्स -1/2 का मान हो जाएगा आपका 2π/3 के बराबर। अगला मान लीजिए कि यहाँ पर लिखे cot इनवर्स -1/√3। फिर वही बात कि cot के अंदर में माइनस है तो माइनस को हटाना है, अब पाई में से घटाना है। हाँ, तो पाई में से घट गया माने माइनस हट गया। अपने मन में सोचेंगे कि पाई में से घट गया माने माइनस हट गया, तब सोचना है कि cot में 1/√3 कितना का मान, तो cot में 1/√3 π/3 का मान ना, यहाँ हो जाएगा π/3।
3 पाई में से पाई घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अगला आपका जैसे सेक इनवर्स माइनस रूट 2, ठीक है, सेक इनवर्स माइनस रूट 2। अब देखिए सेक इनवर्स के अंदर में माइनस लगल है, तो माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है ना। पाई में से घट गया, इसका मतलब माइनस हट गया, तो जब माइनस हट गया तो सेक में रूट 2 कितना का मान 45 का मान, यानी पाई बाई 4 का मान। 4 पाई में से पाई घट गया तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4 के बराबर। तो अब ये जो तीनों माइनस वाला था ये भी आपका आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो आज हम जो 2 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आज का कॉन्सेप्ट काफी अलग लेवल का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। इस पर ज्यादातर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इस पैटर्न पर आधारित ज्यादातर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है आपको ये कॉन्सेप्ट दे दिए हैं कि जब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्यों ना हम इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ही आपको दे दें, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जाकर क्वेश्चन को आसानी से बना दीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है। इस पर आधारित आपको क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो करने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट आपको हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। और आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। यदि आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, बेहतर लगा हो, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए, ठीक ना, क्योंकि अब काफ़ी मज़ा आने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद।